गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर जो भारतीय सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट करना। तो इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर तक भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग वर्तमान स्तर से दुगने स्तर पर पहुंचा देना। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो अभी थोड़ा सा घटा हुआ है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के कारण जो लॉकडाउन किया गया है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट घटी है। और जीडीपी ग्रोथ रेट घटने का दर ये रहा है कि जो पहला क्वार्टर रहा है, यानी कि अप्रैल मई जून का, उसमें अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि थी वो -23.9% की नकारात्मक वृद्धि थी। दूसरा क्वार्टर जो था, जिसमें आपका आता है, पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून का और दूसरा क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर का, इसमें जो वृद्धि थी वो आप मोटे रूप से देखा जाए तो -9% की थी। 8.9% की थी तो 9% मान लेते हैं, माइनस नकारात्मक रही है। और जो इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है वो थोड़ा सा पहले के स्तर से कम हुई है, जो आकार रहा है। इस समय अनुमानतः माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो $2.5 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि अगले 5 वर्षों में, और 5 वर्षों में एक फाइनेंशियल ईयर तो लगभग निकल चुका है, अगले 4 फाइनेंशियल ईयर में हमें इस आकार को दुगना करके $5 ट्रिलियन के रूप में इंडियन इकोनॉमी को कन्वर्ट करना है। तो जब इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण प्रधानमंत्री जी ने किया हम लोग के यहाँ कि अगले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन के आसपास कर दिया जाएगा, तो शुरू से ही अर्थशास्त्रियों का और जो विद्वान थे और जो आम नागरिक भी थे, एक दो तरह की विचारधाराएं चलने लगी। एक विचारधारा था कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो सकारात्मक थे और वो उम्मीद करते थे कि ऐसे अर्थव्यवस्था में विकासात्मक कदम आएंगे या ऐसे सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे सरकार द्वारा कि इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। यदि आसानी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा तो भी फिर भी इसको प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कि यह लक्ष्य जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक दायरे में होगी, यानी कि इसको प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरा वर्ग अर्थशास्त्रियों का ऐसा था जो ये कहता था कि ये अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसको प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, और अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य को प्राप्त करने के चक्कर में अनावश्यक दबावों से घिर जाएगी। यानी कि एक कहा गया कि अनावश्यक बर्डन पड़ जाएगा अर्थव्यवस्था पर, और हो सकता है कि जो सामान्य आर्थिक गतिविधि हैं वो भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होने लगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार ने इस लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है, यानी कि सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। तो अब इसके साथ ही हमें सोचना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में इंडियन इकोनॉमी को कन्वर्ट करना है और आगामी 5 वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक सत्य है। तो अब हमको सबसे पहले यही देखना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या करना होगा, कौन कौन सी वो कदम उठाने होंगे कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहला आता है कि कोई लक्ष्य निर्धारित करने के पहले जाहिर सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर इस लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा और उसी के आधार पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो सबसे पहला आता है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के सबल पक्ष एवं निर्बल पक्ष को समझना होगा। जो हमारी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, इसे पहचानना होगा।
और जो हमारी इकोनॉमिक की वीकनेस पॉइंट्स हैं या जो कमज़ोर पक्ष हैं उन्हें भी पहचानना पड़ेगा। और तभी जब हम अपनी मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्षों को साथ लेकर चलेंगे तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। कारण ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस पर इन दोनों कारणों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। यदि अपनी सबल पक्ष को हम नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी एक तरह से जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था के निर्बल पक्ष को भी नहीं देखेंगे तो अपनी कमजोरियों को शार्ट आउट नहीं कर पाएंगे और ना ही उस पर कारगर तरीके से हम प्रहार कर पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का सबल पक्ष क्या है, कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है और ये स्ट्रेंथ के बिना हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला सबल पक्ष यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशक से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट रही है, एवरेज ग्रोथ रेट रही है, ये पिछले 2 दशकों में, और यहाँ तक देखा जाए कि जब से हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया है 1991 के बाद, यानी कि पिछले 3 दशक में लगभग हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अच्छी खासी रही है। और ऑन एवरेज देखा जाए तो सन 2000 के बाद, यानी कि आज से 2 दशक पहले हमारी अर्थव्यवस्था की औसत जो वृद्धि दर रही है वो 6 से 7% के आसपास रही है और किसी साल यह 10% के आसपास भी रही है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ विकसित करती अर्थव्यवस्था रही है। ये हमारा सबसे मजबूत पक्ष है और यह तभी अर्थव्यवस्था को इतना तेजी के साथ विकसित हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं वाकई में मौजूद हैं और विकास सकारात्मक दिशा में हो रहा है, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला तो सबल पक्ष ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है ये अच्छी खासी रही है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत पक्ष बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहे थे। ये पहला सबल पक्ष है। दूसरा सबल पक्ष इसका ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारा देश है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और ये प्राकृतिक संसाधन सभी प्रकार के हैं। सिर्फ पेट्रोलियम को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी मात्रा ठीक ठाक है। कोयला भी हमारे यहाँ, ऊर्जा संसाधनों में कोयला भी हमारे यहाँ अच्छा खासा है। कोयला का ये है कि आज के समय में कोयला को माना जाता है कि जो इन कोयले के उत्पादन से अगर विद्युत उत्पादन किया जाएगा या बिजली निर्माण की जाएगी या फैक्ट्रियों को चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, तो इससे वायुमंडल प्रदूषण होगा या ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी भी इसमें टेक्निक अपनाई जा सकती है, टेक्नोलॉजिकल यूज करके हम कहीं ना कहीं समस्याओं से पार पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहली समस्या यही है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें पेट्रोलियम नहीं है। पेट्रोलियम का हम आयात करते हैं। बाकी हमारे पास सभी संसाधन हैं, चाहे लौह संसाधन हो, चाहे वो मैंगनीज हो, चाहे वो कोयला हो, तो यानी कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन खनिज के रूप में है। दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन है वो है मृदा। तो हमारे पास मृदा भी बहुत अच्छी, हमारे भारत की जो मृदा है वो भी बहुत अच्छी खासी है और हमारे देश की कुल क्षेत्रफल का लगभग 57% भाग एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में कन्वर्टेड है और उसमें खेती की जाती है। यानी कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छा खासा है। जो तीसरा हमारा सबसे सबल पक्ष है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में कन्वर्ट कर चुकी है। यानी कि हमारे पास एक विस्तृत बाजार है और कहा जाता है कि भारत का मध्य आय वर्ग विश्व का सबसे बड़ा मध्य आय वर्ग बन चुका है, जो एक बहुत बृहद बाजार के रूप में भारत को कन्वर्ट कर चुका है। यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत है, घरेलू मांग बहुत है और यह घरेलू मांग ही एक तरह से हमारे यहाँ ग्रोथ को प्रभावित करेगी या प्रोत्साहित करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग बहुत अच्छी है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विस्तृत बाजार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और इसकी मांग बहुत अच्छी है। जो अगली हमारे पास स्ट्रेंथ है वो है कि हमारे यहाँ मानव संसाधन है।
मानव संसाधन है। ये मानव संसाधन का मतलब है कि हमारे यहाँ जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 50% से अधिक भाग कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, और वो भी युवा है। युवा का मतलब वो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत बहुत अधिक है। तो इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के होने की संभावना बहुत अधिक है। और ये कहा जाता है कि जो जननांकीय लाभांश, ये इसको प्राप्त करने की स्थिति में हम लोग हैं। और इसका मतलब है कि यदि अपनी जनसंख्या को सही प्रकार से हम लोग शिक्षित प्रशिक्षित कर दें तो यह हम लोग के लिए एक पूंजी के रूप में परिवर्तित हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो यानी कि मानव संसाधन भी हम लोग के पास पर्याप्त है। जो और हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो हम लोग का लोकतंत्र जो है वो हम लोग का एक तरह से प्लस पॉइंट है, या हम लोग की स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनके सही प्रकार से संचालित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि निवेशक या उत्पादक इसमें अपने आप को सबसे अधिक सेफ समझते हैं और उनको ये पता होता है कि उनके सरकार द्वारा लिए गए निर्णय उनके हित को प्रभावित नहीं करेगा और उनके लिए फेवरेबल नीतियों का संचालन होता रहेगा। क्योंकि किसी भी देश का पहला उद्देश्य होता है एक अनुकूलतम या अच्छे आर्थिक विकास स्तर को प्राप्त करना, और यह लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक नीतियों का सही प्रकार से क्रियान्वयन या निर्माण नहीं किया जाएगा। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण भारत के पास यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली रही है। जो अगली हम लोग के पास सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ है हम लोग का, वो ये है कि हमारे यहाँ जो सर्विस सेक्टर है, यह लगातार ग्रो करता जा रहा है अर्थव्यवस्था में। इसकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था अब विकसित पैमाने पर आगे बढ़ रही है या विकास के पैरामीटर पर आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री का जो रोल है वो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नहीं है, वो लगभग स्थिर बना हुआ है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि सर्विस सेक्टर का योगदान तो बढ़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका योगदान कम होता जा रहा है। तो इन स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें एक चीज़ ये भी देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरियां क्या क्या हैं, अर्थव्यवस्था के निर्बल पक्ष क्या हैं हम लोग के। यदि अपने सबल पक्षों को या जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान लेंगे और साथ में जो अपनी वीकनेस है उसको यदि पहचान लेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से डिनोट कर सकेंगे या बढ़ा सकेंगे। तो जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है अर्थव्यवस्था की, या जिसको कहा जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, इन चुनौतियों को देखना है। सबसे बड़ी चुनौती हम लोग के यहाँ क्या है इस समय, आज के समय में, जो क्योंकि जब लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो उस समय ये कोविड-19 पैंडमिक नहीं थी, और लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके कुछ दिन बाद ही कोविड-19 पैंडमिक जैसी समस्या देश के सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं अब इसी समस्या के संदर्भ में ही डिफाइन करना होगा कि अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सक्षम होगी। क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के बाद अभी भी हमारा ये लक्ष्य है, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 पैंडमिक के कारण यह लक्ष्य जो है वो पुनर्परिभाषित करना पड़े, इस लक्ष्य को पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा और इसको प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। तो पहली समस्या है हमारी कि जो कोविड-19 पैंडमिक के बाद लॉकडाउन किया गया है, इससे अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना उत्पन्न हुई है। और ये हम लोगों ने देखा कि 2000 जो इस समय चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 शुरुआत हो गई थी 1 अप्रैल से,
और यह चलेगा 31 मार्च तक। 31 मार्च 2021 तक चलेगा और शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ कोविड-19 पैंडमिक के कारण पहला जो लॉकडाउन किया गया था, जिसको कहा गया था जनता कर्फ्यू, वो 22 मार्च को किया गया था। और दूसरा जो कहा गया कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा, संपूर्ण लॉकडाउन, वो 25 मार्च से किया गया, 21 दिन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत वो लॉकडाउन के ही दौरान हुई। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ घटना शुरू हो गया, और इस कदर घटा कि पहले तिमाही में अर्थव्यवस्था में लगभग -24% की गिरावट देखी गई। अब हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में फंस गई है, और अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि यह वित्तीय वर्ष यानी कि 31 मार्च 2021 तक अर्थव्यवस्था शायद पूर्व के स्तर पर भी नहीं आ पाएगी, यानी कि इसमें माइनस में ही वृद्धि होगी, या बहुत होगी तो ये जीरो के स्तर पे पहुंच जाएगी, इसमें सकारात्मक वृद्धि अभी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थव्यवस्था का एक फाइनेंशियल ईयर इतनी बुरी स्थिति से गुजरा है, तो अब 4 फाइनेंशियल ईयर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो पहली है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, इस मंदी से कितना जल्दी हम बाहर निकलते हैं, ये कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने सक्षम होंगे। तो पहली समस्या तो यही है कि हम इस मंदी की अवस्था से कितना जल्दी बाहर आते हैं। दूसरी समस्या जो हमारे यहाँ है वो लॉकडाउन के कारण क्या हुई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। जाहिर सी बात है कि जब लॉकडाउन किया गया पहले 21 दिन के लिए, यानी कि 25 मार्च से 14 अप्रैल, फिर इसको बढ़ा के और कर दिया गया 14 अप्रैल से 3 मई, फिर यहाँ से धीरे धीरे अनलॉक तो किया गया, लेकिन आज भी इस नवंबर महीने के अंत तक भी अभी भी अर्थव्यवस्था अपने पूर्व स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी है। यानी कि 22 मार्च के पहले जो हमारा उत्पादन स्तर था अर्थव्यवस्था में, वो नवंबर के महीने तक भी प्राप्त नहीं हो सकी है, और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये 70 to 80% स्तर पर ही पहुंच पाई है। यानी कि अर्थव्यवस्था अभी अपनी उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाई है। तो बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, क्योंकि जब लॉकडाउन किया गया तो उस समय जो प्रोडक्शन यूनिट थी, सर्विस यूनिट थी, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी वो बंद हो गई थी, और एक जो पूरे देश में हड़बड़ी का माहौल हो गया था। तो जो मजदूर थे या वर्कर थे, वो कहीं ना कहीं जो अपने गंतव्य स्थान थे जहाँ से वो आए थे वहाँ पलायन करके चले गए, जो उनका कार्यक्षेत्र था वहाँ से चले गए। धीरे धीरे वो वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उत्पादन स्तर उतना नहीं बढ़ पाया है। और एक अनुमान के अनुसार बताया गया कि जिस समय लॉकडाउन किया गया था उस समय देश में बेरोजगारी दर वो 26% से भी अधिक थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये 26% बेरोजगारी दर गलत आंकड़ा है, क्योंकि जब लॉकडाउन के समय पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी, आर्थिक जो कार्य के क्रियाकलाप थे वो लगभग 70 to 80% बंद थे, तो फिर बेरोजगारी 26% ही क्यों है, ये और अधिक होनी चाहिए। क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो रोजगाररत लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं, और जिनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं है। तो ये 26% ही बेरोजगारी नहीं होगी, ये और अधिक होगी। बहरहाल सबसे पहले तो देखना हम लोगों को कि हमारे देश में बेरोजगारी दर अभी भी बहुत अधिक है, और यह बेरोजगारी दो तरह से हमारे देश के संसाधनों का अपव्यय करती है। पहला तो ये है कि बेरोजगारी, अगर यही बेरोजगार व्यक्ति संसाधन के रूप में होगा या रोजगार में लगा होगा तो वो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा, लेकिन वह बेरोजगार है तो पहला तो यही है कि जो संसाधन है उसका अपव्यय हो रहा है, वो उत्पादन में अपना कोई योगदान नहीं दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगार व्यक्ति है फिर भी उसे मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए ही। बिना मूलभूत सुविधाओं के वो जिंदा नहीं रह सकता, और ये मूलभूत सुविधाएं कौन प्रोवाइड कराएगा, ये गवर्नमेंट कराएगी। गवर्नमेंट कराएगी मूलभूत सुविधाएं, उसको भोजन चाहिए, उसको रहने के लिए आवास चाहिए, उसको पानी चाहिए, यानी कि मूलभूत सुविधाएं तो प्रदान ये फिर भी मांग करेगा, भले बेरोजगार है। तो वो क्या करेगा, संसाधन पे अतिरिक्त दबाव डालेगा। एक तो बेरोजगार उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, दूसरा
या संसाधनों का उपभोग कर रहा है तो डबल नुकसान हो रहा है। तो बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। और आज के समय में जो एक और सबसे बड़ी समस्या है वो है मुद्रास्फीति की। जो मुद्रास्फीति की समस्या है ये भी बहुत अधिक है। देखा गया है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर पहले की अपेक्षा पहले के स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है, और कहीं न कहीं जो बेरोजगारी है ये भी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी का मतलब है कि जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके हाथ में इनकम नहीं है, यानी कि मांग नहीं है, फिर भी मुद्रास्फीति की दर अधिक है। उसका कारण बताया गया कि कहीं न कहीं लॉकडाउन के दौरान जो औद्योगिक इकाइयाँ, जो व्यापारिक इकाइयाँ बंद थीं, अब जो व्यापारी हैं या उत्पादक हैं या निवेशक है वो उस हानि को पूरा करने के लिए अपनी लागतों को बढ़ा दिया है। दूसरा कि कई आधारभूत संरचनाओं की लागतें बढ़ी, जैसे पेट्रोलियम डीजल का मूल्य लगातार बढ़ा है, पेट्रोलियम पदार्थों का जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों का लगातार की मूल्य बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इससे परिवहन लागतें बढ़ी हैं, उत्पादन लागतें बढ़ी हैं। तो निवेशक या उत्पादक अब अपनी लागतों को, बढ़ी हुई लागतों को वसूलने के लिए वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को बढ़ा दिया है, जिसके कारण मुद्रास्फीति है। और इन तीनों समस्याएं जब एक साथ हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन नामक समस्या में फंस गई है। स्टैगफ्लेशन ऐसी समस्या है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति एक साथ पाई जाए, वो भी मंदी और मुद्रास्फीति की बात की जाती है कि ये समस्या एक साथ पाई जाए। माना जाता है कि जब मुद्रास्फीति होगी तो उस समय बेरोजगारी नहीं होगी, और जब बेरोजगारी होगी तो उस समय मुद्रास्फीति नहीं होगी। लेकिन आज के समय में हालात ऐसा बना हुआ है कि अर्थव्यवस्था में सारी समस्याएं एक साथ हैं। इससे बाहर निकलना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत एक चुनौती भरा कदम है। तो कहीं न कहीं ये अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याएं हैं। आज के समय जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उत्पन्न हुई हैं, और इसके पहले जो समस्याएं थी अर्थव्यवस्था के सामने, वो समस्याएं तो अभी भी बनी हुई हैं। उन समस्याओं को अगर देखा जाए या उन चुनौतियों को देखा जाए तो वो क्या हैं? पूंजी की कमी है, तकनीकी पिछड़ापन है, निवेश का अभाव है या निवेश की मात्रा कम है, ठीक है, गरीबी है, ठीक है, फिर आर्थिक असमानता है, या आर्थिक विषमता है, फिर जो एक और समस्या के रूप में है कि एक तरह से कहा जाए कि औद्योगिक पिछड़ापन है, यानी कि एक तो औद्योगिक विकास भी बहुत कम हुआ है, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है ये समस्याग्रस्त है। कृषि का जो विकास है, कृषि की जो विकास है, कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं, कृषि क्षेत्र समस्याग्रस्त है, ठीक है। जितनी भी परंपरागत समस्याएं थीं वो तो हैं ही, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं कर लेंगे हम, तब तक हम इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे, ये तो तय है। अब हमें करना क्या होगा, ये हमने देख लिया कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो सबल पक्ष हैं उसको हम लोगों ने देख लिया, जो हमारी अर्थव्यवस्था के निर्बल पक्ष हैं या जो वीकनेस है हमारी उसको देख लिया। अब हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको क्या परफॉर्मेंस करनी होगी।
तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि एवं संबद्ध कार्य। तो कृषि एवं संबद्ध कार्य में जैसे एक मान लेते हैं, एक हम लोग की कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, माइनिंग हो गई, लकड़ी कटाई हो गई, जितने भी कार्य हैं इनको प्राथमिक कार्य कहते हैं, या इसी को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कृषि है, संबंधित और कार्य हैं जैसे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, या खनन हो गया, या लकड़ी की कटाई, टिम्बरिंग, लंबरिंग हो गई, ये कार्य होते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है ये। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र। अब इन्हीं 3 सेक्टरों में अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना समाहित है। तो अब हम क्षेत्रवार देखेंगे कि कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में क्या करना होगा, इसको औद्योगिक या द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, इसमें क्या करना होगा, सेवा या तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं इसको, इसमें क्या करना होगा। तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्या करना होगा, क्या उपाय करने होंगे ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र का महत्व देख लेते हैं कि कृषि क्षेत्र हमारे लिए या प्राथमिक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो जो कृषि क्षेत्र है इसमें देश की लगभग मोर देन 50% पॉपुलेशन रोजगाररत है, यानी कि रोजगार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अभी भी स्वतंत्रता बाद से लगभग स्वतंत्र हुए हम लोग को 73 साल हो गए, लेकिन आज भी कृषि पे हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। मोर देन 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सबसे पहला इसका महत्व है कि इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार के लिए निर्भर है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि आज भी हमारी जीडीपी में 17% के आसपास योगदान कृषि क्षेत्र से आता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का अभी भी यह महत्वपूर्ण योगदाता बना हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। ठीक है, ये तो है कृषि क्षेत्र का महत्व हमारी अर्थव्यवस्था में। अब कृषि क्षेत्र के बिना विकास के, क्योंकि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तब तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें सुधारना है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें कृषि क्षेत्र का सुधार करना होगा, इसके विकास दर को बढ़ाना होगा। तो अब हम आते हैं कि कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमें कई तरह के कार्य करने होंगे। इसमें हम चर्चा करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। मजबूत करना होगा। और कृषि क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचना क्या है? उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र, खरपतवारनाशी जिसको कहते हैं हम लोग, हर्बिसाइड कीटनाशी जिसको कहते हैं पेस्टिसाइड, फाइनेंस
जिसको कहते हैं वित्त और बीमा, इनको मजबूत करना होगा। अगर ये आधारभूत संरचना मजबूत करेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, और कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो फिर इस उत्पादन के भंडारण के लिए भंडार गृह का निर्माण करना होगा। बड़े पैमाने पर भंडार गृह का निर्माण करना होगा, क्योंकि अगर कृषि में आधारभूत संरचना को हम मजबूत कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कृषि का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कृषि का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इस प्रोडक्शन के भंडारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और इस भंडारण की यदि समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि उत्पादन बढ़ाने का लाभ हम नहीं ले पाएंगे। एक अनुमान के अनुसार माना जाता है कि भारत में जो कृषि प्रोडक्शन होता है, कृषि उत्पाद होता है, इसका लगभग 30 से 40% भाग उत्पादन, फिर इसके बाद हार्वेस्टिंग जब की जाती है और जब भंडारण किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोग के पहले ही नष्ट हो जाता है या उपभोग के दौरान नष्ट हो जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि इस भाग पे भी हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो संसाधन बर्बाद हो गए। तो यदि ये जो भाग है, इसको नष्ट होने वाला जो भाग है, इसको बचा लिया जाए तो बिना अतिरिक्त किसी प्रयास के ही हमारा कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भंडारण की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात कि जब फसल खेत में लगी हो उस समय भी बहुत अधिक खरपतवारनाशी और कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे इसको कीट पतंगे नुकसान न कर पाएँ, इसको नष्ट न कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि हमको कृषि में आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा, और इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना में जो हमारा अपव्यय हो रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। दूसरा कि भंडारण गृह की समुचित व्यवस्था करनी होगी। अब भंडारण गृह भी हो गया, लेकिन जब तक कृषि को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वह कृषि को लाभकारी मानकर कृषि कार्य को सही से नहीं करेगा, उसमें निवेश नहीं करेगा। तो भंडारण के बाद क्या होना चाहिए, विपणन, और विपणन क्या होना चाहिए, उचित मूल्य पर, यानी कृषि उत्पाद का जब तक उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक कृषि के विकास को हम अच्छे तरीके से बढ़ा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। ठीक है, कृषि में यंत्र के प्रयोग को बढ़ाना होगा, जो कृषि यंत्र हैं या आधारभूत संरचना है, इनके प्रयोग को बढ़ाना होगा। तो पहली जो आधारभूत संरचना है वो कृषि क्षेत्र में मजबूत करनी होगी, और इसमें विद्युत भी आपकी आ गई, कृषि यंत्र में विद्युत भी आ गई, इन सबको बढ़ाना होगा। तो पहला तो है कृषि क्षेत्र को बढ़ाना होगा, आधारभूत संरचना बढ़ा देंगे। जब ये आधारभूत संरचना बढ़ा देंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। इस उत्पादन के लिए भंडारण गृह होना चाहिए ताकि नष्ट न हो पाए, और उचित मूल्य मिले तो किसान इसका विपणन कर दे, और इस विपणन के बाद कृषि क्षेत्र में वो निवेश बढ़ाएगा, और कृषि इस प्रकार उसके लिए एक लाभदायक कार्य होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास को आगामी 4 से 5 वर्षों में, जब हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक, तो कृषि में निवेश लगातार 4% से अधिक करना है, और 4% से अधिक विकास दर करना है, और 4% से अधिक विकास दर तभी प्राप्त की जा सकती है कि जब कृषि में निवेश को बढ़ाया जाए, कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए। तो पहला है कृषि क्षेत्र में इस तरह की आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। जब कृषि को बढ़ा लेंगे, उचित मूल्य मिल जाएगा कृषक को, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसको और बढ़ाते हुए जो खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसे भी स्थापित करना होगा। क्यों? क्योंकि कृषि उत्पाद का तभी अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है कि जब खाद्य प्रसंस्करण
इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि सभी कुछ वस्तुओं का उसी रूप में उपभोग कर लेने से हो सकता है कि उतना विक्रय न हो, लेकिन फूड प्रोसेसिंग होगी तो इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, और इससे वस्तुओं में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा, और इससे उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा। तो साथ में कृषि के साथ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी उसका भी इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, और इसके कारण जो रोजगार सृजन होगा वो और अर्थव्यवस्था में आय को जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा और डिमांड जनरेट करेगा। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग, और इसके साथ क्या होना चाहिए कि जो फसल विविधीकरण, यानी कि जो लाभदायक नकदी फसलें हैं जो किसान को उचित मूल्य या अधिक मूल्य दिला दें, या जिनकी बाजार में बहुत अधिक मांग है, तो इस तरह की फसलों को भी बढ़ावा देना होगा जो किसान की आय को बढ़ा दें। वैश्विक बाजार में जिनकी मांग हो, तो इस तरह से करना होगा। ये तो घरेलू अर्थव्यवस्था पे सब कुछ करना है हमें। अब इस कृषि क्षेत्र के लिए क्या करना है कि जाहिर सी बात है कि कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना होगा, और इसके लिए बढ़ावा देने के लिए हमें नए वैश्विक बाजारों की खोज करनी होगी। जाहिर सी बात है कि हमारा निर्यात अब तक सबसे ज़्यादा होता रहा है वो उत्तरी अमेरिका के देशों में, जिसमें कनाडा, यूएसए हैं, और पश्चिमी यूरोप के देश, इन्हीं को हम ज़्यादा निर्यात के लिए प्रीफर करते रहे हैं। लेकिन अब ये मार्केट हमारे लिए बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है, और यहाँ पर निर्यात की संभावना हमारे लिए बहुत कम बची हुई है, क्योंकि विश्व के सभी देश यहाँ पे कंपटीशन करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इसके बिहाफ पे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बिहाफ पे और फसल वैविध्यीकरण के बिहाफ पे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के आधार पे अब हमें विश्व के नए मार्केट को खोजना होगा। और ये विश्व के नए मार्केट कहाँ हो सकते हैं? साउथ अमेरिकी देश, ये भी कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन वहाँ पे हमें संभावना तलाशनी चाहिए। अफ्रीकी देशों में तलाशनी चाहिए, पश्चिम एशियाई देशों में तलाशनी चाहिए, यानी कि अब नए मध्य एशियाई देशों में तलाशनी चाहिए, यानी कि अब नए मार्केट की खोज की जानी चाहिए, और ऐसे मार्केट की खोज की जानी चाहिए कि जहाँ पे कृषि उत्पाद को हम बेच सकें। और इसके लिए दो काम करना होगा। पहला तो ये करना होगा कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, क्योंकि हम वैश्विक बाजार में तभी कम्पीट कर सकते हैं, तभी कंपटीशन कर सकते हैं, तभी किसी प्रतिस्पर्धी से आगे निकल सकते हैं कि जब हमारी वस्तुओं का मूल्य कम हो और गुणवत्ता अधिक हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारे कृषकों की हालत है उसमें सुधार हो, क्योंकि कृषक को अपनी आर्थिक हालत में सुधार नहीं दिखेगा तो वो कृषि कार्य में रुचि नहीं लेगा, और यदि कृषि कार्य में वह रुचि नहीं लेगा तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र में हमें कृषि क्षेत्र की समस्या का सुधार करना है। कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो मोटे तौर से क्या होगा कि दो ही समस्याएं दिखती हैं। एक उत्पादन स्तर से है कि उत्पादन कम होता है। पहली समस्या तो यही है कि उत्पादन कम होता है, तो उत्पादन कम हो रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए कृषि में आधारभूत संरचना या निवेश को बढ़ा देंगे। दूसरा है उचित मूल्य, कि जो उत्पादन हो रहा है उसका भी कृषक को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो इसको विपणन व्यवस्था को सही करके उचित मूल्य प्राप्त करने किसान को प्राप्त कर देंगे तो कृषि क्षेत्र की समस्या कम होती जाएंगी धीरे धीरे। तो ये कृषि क्षेत्र का एक परफॉर्मेंस है। अब आते हैं हम औद्योगिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इस औद्योगिक क्षेत्र को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला होता है निर्माण, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, और दूसरा होता है विनिर्माण, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग।
निर्माण का मतलब होता है कि जो किसी ढांचे के अंतर्गत न किया जाए, जो ओपन स्काई के अंतर्गत किया जाए, खुले आसमान के नीचे के अंतर्गत जिसका निर्माण किया जाए, जैसे रोड बनाना, फैक्ट्री बनाना, रेलवे का ट्रैक लगवाना या सड़क बनाना, भवन बनाना, ये क्या हो गया? निर्माण हो गया। और विनिर्माण का मतलब है कि जो किसी छत के नीचे निर्मित किया जाए या बनाया जाए, जैसे मार्कर का निर्माण नहीं, विनिर्माण होगा, आपकी कपड़े का विनिर्माण होगा, इस तरह की, यानी किसी छत के नीचे जिसका निर्माण किया जाए उसे विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। अभी तक इस द्वितीयक क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में ये 25 से लेकर 28% के आसपास रहा है अर्थव्यवस्था में। और यह देखा गया है कि जब तक द्वितीयक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का समुचित विकास नहीं होगा। कोई भी विश्व का देश, ज़्यादातर देश, छोटे देशों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आर्थिक विकास का स्तर तभी बढ़ा है या वो आर्थिक विकास के पैरामीटर पे तभी अपने आप को आगे कर पाई हैं कि जब उनका द्वितीयक क्षेत्र बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है या द्वितीयक क्षेत्र में उनकी वृद्धि दर बहुत अधिक रही है। और अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक रहा है। लेकिन स्वतंत्रता बाद से ही हम लोगों ने देखा है कि स्वतंत्रता जब प्राप्त किए थे 1947 में, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 15 से 16% था और आज बढ़कर ये 25 से 28% हुआ है। तो इसका मतलब है कि यह द्वितीयक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में समुचित रूप से वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर सका है और इसे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक हम इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या करना चाहिए हमें, या द्वितीयक क्षेत्र में क्या करना है हमें। तो सबसे पहले द्वितीयक क्षेत्र में क्या करना होगा कि द्वितीयक क्षेत्र का विकास जो भारतीय अर्थव्यवस्था में है वो दो तरह का है। एक तो बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हैं और दूसरी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें पहला होता है कि बड़े जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें बहुत बड़े मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, यानी कि इकोनॉमिक स्केल पे जो बहुत बड़ी होती हैं, वो तो हमारे यहाँ कम है। कारण क्या है कि हमारे देश में शुरू से ही पूंजी की कमी रही है, तकनीक की कमी रही है। अब हालांकि धीरे धीरे बढ़ा है चीज़ें, लेकिन अभी भी वो उस स्तर की नहीं हो पाई हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को इनके सहारे छोड़ सकें। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में विकास, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में शुरू से योगदान दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस। माइक्रो जिनको कहा जाता है सूक्ष्म, इनको कहा जाता है लघु जो स्मॉल हैं, और इनको कहा जाता है मध्यम औद्योगिक इकाइयां। यदि इनके महत्व को बढ़ाया जाए, यदि इनके महत्व को बढ़ाया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ेगा। और उसका मुख्य कारण यही है कि यदि इनमें निवेश को बढ़ाया जाए तो इससे सबसे बड़ा जो कार्य होगा वो होगा रोजगार सृजन का। और किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास बिना रोजगार सृजन के नहीं होता है। होगा भी तो वो अस्थायी नहीं होगा या उसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि ये जो क्षेत्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसका रोल बहुत है, और यह रोल इसलिए है कि जीडीपी में इसका योगदान बहुत है और हमारे निर्यात में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। कहा जाता है कि हमारे निर्यात में लगभग 40% इसी क्षेत्र का योगदान है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों का अर्थव्यवस्था के निर्यात में, भारतीय अर्थव्यवस्था जो निर्यात करती है उसमें 40% का योगदान देते हैं, और किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 20% से अधिक का है, इसी क्षेत्र का है। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को
बढ़ाना होगा। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ना तो बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत जटिल तकनीक की आवश्यकता होती है। तो कम पूंजी और सामान्य तकनीक से भी ये कार्य किया जा सकता है। और हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास ना तो बहुत अधिक पूंजी है, और इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान तो हमारे पास वाकई में पूंजी नहीं है, क्योंकि विदेशी निवेश उतनी अधिक मात्रा में बढ़ा नहीं है। तकनीकी उन्नति भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि वो चाइना जैसे या जापान जैसे या जर्मनी जैसे तकनीकी रूप से सक्षम देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। तो हमें सबसे पहले इस क्षेत्र को अपना, एक तरह से कहा जाए कि हथियार बनाना चाहिए, और इस क्षेत्र के विकास को लक्ष्य में रखते हुए एक तरह से कार्य करना चाहिए। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, इसको समृद्ध करना होगा। इसको जब तक नहीं समृद्ध करेंगे तब तक जाहिर सी बात है कि हम अपने विनिर्माण को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो विनिर्माण को बढ़ाने के लिए जो ये एक तरह से विनिर्माण को बढ़ाने के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, इनको प्रोत्साहन देना होगा। यदि ये समृद्ध होंगे या इनमें उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर बढ़ेगा। इसी को एक बहुत पहले से अपनाया गया था हम लोग की अर्थव्यवस्था में, जिसको हम लोग कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। जब सेज लाया गया था इस कॉन्सेप्ट को, तो ये कहा गया था कि पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ विकास करना पॉसिबल नहीं है, और सामान्य रूप से क्या किया जाए कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था का विकास एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा संसाधनों का अपव्यय बढ़ जाएगा या अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर नहीं हो पाएगी। तो हमने माना कि हमारे देश में कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स हों कि जहाँ पर औद्योगिक इकाइयों को लगाया जाए, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी हो सकती हैं और सर्विस सेक्टर से भी हो सकती हैं। तो कहा गया कि इन औद्योगिक इकाइयों को ऐसा एक जोन प्रोवाइड कराया जाए जो आइसोलेटेड हो, जहाँ पे देश के सामान्य कानून न लागू होते हों। देश के सामान्य कानून का मतलब आर्थिक कानून न लागू होते हों। यहाँ पर कुछ विशेष रियायतें दी गई उत्पादकों और निवेशकों को कि आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर अपनी यूनिट्स लगाइए, उत्पादन कीजिए। उत्पादन करेंगे तो आपको 2 लक्ष्य को निर्धारित किया गया कि इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति आपको करनी होगी। पहला था आप रोजगार सृजन करेंगे, जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी, उसका समाधान होगा। और दूसरा था कि आप इस उत्पादन को निर्यात करेंगे। आप जितना निर्यात करेंगे उतनी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी। तो ये 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए। किन्हीं कारणों से यह सेज की संकल्पना अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, और कहीं ना कहीं जो सेज की अवधारणा थी ये अपने लक्ष्य से भटक गई। इसको और मजबूत करना होगा कि जो सेज की अवधारणा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा है कि देश के भीतर ही कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएं कि जो उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करेंगे तो ये रोजगार के अवसरों को सृजित करेंगे, और इससे निर्यात बढ़ेगा। तो निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो सेज की संकल्पना को एक तरह से कहा जाए कि पुनर्परिभाषित करते हुए इसे और मजबूत किया जाए, और जब तक सेज को परिभाषित करके इसको मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। अब सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण किया था जिसको कहते हैं मुद्रा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने एक जो लक्ष्य निर्धारित किया था, इसमें था मुद्रा योजना को लागू करना, और मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिलायंस एंड एजेंसी, यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिलायंस एजेंसी। इसके माध्यम से
उत्पादकों को ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई कि वो उत्पादन कार्य करें, उसके लिए ऋण दिया जाएगा। और यह ऋण किस लिए होगा? स्वरोजगार के लिए होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ क्राइटेरिया को पूरा करता हो वह स्वरोजगार के लिए ऋण ले सकता है। और इसमें क्या किया गया कि इसके लिए कई क्राइटेरिया निर्धारित किए गए और यह एक तरह से कहा जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने का था। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति रोजगार यूनिट या उत्पादन इकाई लगाएगा तो वो रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। तो दो समस्याओं का समाधान होगा, एक तो स्वयं वह रोजगार में होगा, दूसरे को रोजगार प्रदान करेगा। तो एक तो रोजगार का सृजन होगा, दूसरा कुछ न कुछ वो उत्पादन करेगा, या तो वस्तु का उत्पादन करेगा या सेवा का उत्पादन करेगा। तो इससे क्या होगा कि उत्पादन गतिविधियां बढ़ेंगी। तो पहले दूसरा, इसके साथ साथ सरकार ने किया स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब था कि आप कोई भी उत्पादन कार्य शुरू कीजिए और इस कार्य को जैसे ही करेंगे आप स्टार्टअप को, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मेक इन इंडिया भी प्रोग्राम चलाया गया। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को और सशक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएगा। ठीक है। अब आता है आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। जब तक आधारभूत संरचना को हम बढ़ावा नहीं देंगे या मजबूत नहीं करेंगे, तब तक देश की आर्थिक समृद्धि अपने अपेक्षित दर से नहीं बढ़ेगी। तो आधारभूत संरचना के अंतर्गत कई चीज़ें शामिल हैं। जैसे सबसे पहला है वो है परिवहन साधन। चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, इन परिवहन साधनों को मजबूत करना होगा। भारत में मुख्यतः जो परिवहन के साधन हैं उसमें एक तो सड़क परिवहन है और दूसरा रेल परिवहन है। दोनों को मजबूत करना होगा और इसके लिए परिवहन सुविधा को बढ़ाने के लिए कुछ टारगेटेड कॉरिडोर्स का निर्माण करना होगा। पूरे देश को कई कॉरिडोर्स में विभाजित करके एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स नहीं होंगे तब तक जो आधारभूत संरचना है परिवहन के मामले में वो मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसमें पहला जो किया गया था वो किया गया है दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें पहला जो था वो किया गया है दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक की जगह कहा जाता है इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा इसको कहा गया। और इसमें कहा गया कि दिल्ली से मुंबई के मध्य एक रेलवे का डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए और साथ में इसको त्वरित लॉजिस्टिक की सेवाएं प्रदान की जाएं, कि यानी कि यहाँ से दिल्ली से मुंबई का जो परिवहन हो वो बहुत त्वरित गति से हो और इसको सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इसका निर्माण किया जाए। आसपास इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएं इसके चारों तरफ और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो इस कॉरिडोर के क्षेत्र हैं उसको एक तरह से कहा जाए कि इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित कर दिए जाएं, कि इस कॉरिडोर के आसपास बहुत अधिक मात्रा में हब हो, मतलब इंडस्ट्री के हब हो। सॉरी। तो ये कहा गया। दूसरा जो किया गया था वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थे। इसमें भी कई तरह की थी कि एक तो दिल्ली से कोलकाता की तरफ कर दिया जाए या दिल्ली से मुंबई की तरफ, इस तरह की कॉरिडोर हो कि जो बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको ये कनेक्ट करें एक दूसरे से। आधारभूत संरचना परिवहन और जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं जो देश के दूर दूर के भागों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इनको 4 लेन 6 लेन 8 लेन या 10 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाए
जिससे दो चीज़ हों, एक तो परिवहन लागतें घटें, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन टाइम घटे, कि जो दूरी हम 10 घंटे में पूरा करते हैं वो दूरी हम 10 घंटे से कम समय में पूरा करें। इससे क्या होगा कि जो उत्पादक या निवेशक है उसकी लागतें घटेंगी। तो जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसको बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले आधारभूत संरचना में जो परिवहन के साधन हैं हमारे, या परिवहन का जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत किया जाए। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है पावर सेक्टर, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र। जाहिर सी बात है कि भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर विद्युत ऊर्जा पहुंची ही नहीं है, और पहुंची भी है तो वो 24 घंटे नहीं रहते। अभी भारत की मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा कटौती होती है, विद्युत कटौती होती है, और ये ऊर्जा पहुंची नहीं है, विद्युत पहुंची नहीं है। अगर पहुंची भी है तो वो कंटिन्यू नहीं रहती है। बहुत से शहरों में भी, इवन दिल्ली में भी बहुत टाइम तक ऊर्जा कट जाती है, कभी कभी विद्युत की कटौती हो जाती है। तो ऊर्जा की नियमित सप्लाई किया जाए, और ये ऊर्जा की नियमित सप्लाई जो है आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग हैं वो ताप विद्युत गृहों के द्वारा उत्सर्जित उत्पादित ऊर्जा पर निर्भर हैं। तो हमें अब धीरे धीरे इससे हटना चाहिए। अब हमें सोलर पावर प्लांट या विंड प्लांट पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबल हैं और इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी उतनी उत्पन्न नहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा क्षेत्र पे निवेश बढ़ाना होगा और इसका नियमित एक पूर्ति करनी होगी। तीसरा है संचार, कम्युनिकेशन। जब तक संचार की सुविधाएं सही नहीं करेंगे तब तक हमारा आधारभूत संरचना का विकास पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें संचार को बढ़ाना होगा, और इसके बाद जो समस्या आएगी आधारभूत संरचना की, जो सेक्टर आएंगे वो है वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये सब भी बढ़ाना है। अब इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ा क्या करना होगा कि हमें, भारत एक श्रम प्रधान देश है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रमिक रहते हैं, और जब तक श्रमिकों के एक तरह से कहा जाए कि ऐसे उद्योग का विकास न किया जाए कि जो श्रमिकों को नियोजित करे, तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता और ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाएं कि जो श्रमिकों का समायोजन कर सकें। श्रमिकों का समायोजन करेंगी तो इससे दो लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि श्रमिक उत्पादन कार्य में एक तरह से योगदान देंगे, श्रमिकों को आय प्राप्त होगी, वो मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो एक बाजार के रूप में भारत को सशक्त किए रहेंगे। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हमेशा ऊपर रहेगी, और जब घरेलू मांग ऊपर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये आर्थिक संकेत सकारात्मक दिशा में देश को या अर्थव्यवस्था को पुश करेंगे। दूसरा, पहले तो ये हो गया कि वो नियोजित होंगे तो आय बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और दूसरा कि अगर वो नियोजित होंगे तो सरकार के राजकोषीय घाटे पे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा कि उनके कल्याण के लिए सरकार को अतिरिक्त जो राजस्व है उसको व्यय करना पड़े। तो इस रूप में भारत में जो श्रम नियोजित औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको बढ़ाया जाए। अब इसके साथ सबसे बड़ा कार्य होगा हमारे यहाँ कि विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले पूंजी निवेश बढ़ाना होगा। यदि पूंजी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी। और ये पूंजी निवेश दो तरह से बढ़ सकता है, एक घरेलू और एक विदेशी। ये पूंजी जो घरेलू पूंजी है ये काफ़ी कुछ हमारी बचत पर निर्भर करती है। जब बचत होगी तो घरेलू निवेश बढ़ेगा, लेकिन हमारी बचत ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी उतनी स्तर की नहीं है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो हमें तो घरेलू बचत को बढ़ाना होगा, और बड़ी दोधारी तलवार है। यदि बचत हम बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा हिस्सा अगर बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होने लगेगी। तो ये पहला ध्यान ये देना है कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी भी ना हो, क्योंकि मांग की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादक और निवेशक उत्पादन और निवेश के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। तो मांग भी बढ़ी रहे और बचत भी होती रहे।
दूसरा कि जो विदेशी निवेश है, चाहे वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो चाहे वो अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो, इसको आकर्षित करते रहना चाहिए। इसको आकर्षित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, क्योंकि विदेशी निवेश जब बढ़ेगा, उसमें भी खास करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो वो रोजगार अवसरों को सृजित करेगा और इस विदेशी निवेश से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो जाहिर सी बात है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और उसमें भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमें ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो विदेशी निवेशकों के मन में भरोसा उत्पन्न कर सके। और ये भी देखना है कि विदेशी निवेशक उत्पादन गतिविधियों में समुचित रूप से संलग्न हो, सिर्फ लाभ के लिए न जुड़े हों वो, यानी कि अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा ज़्यादा ना हो, बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा ज़्यादा हो। एक सबसे बड़ी हमें देखना है क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, ये अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 16% का योगदान देता है। और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब हम बढ़ाएंगे तभी जाके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जोर हमारा होना चाहिए या जो हमारी सबसे ज़्यादा लक्ष्य होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होना चाहिए। अब क्या करने हमको उपाय कि हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बढ़े, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जाए, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को या लक्ष्य को पूरा कर सके। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि हमारे यहाँ जो श्रम कानून है इसको लॉजिकल बनाना होगा, इसको उदार बनाना होगा। जब श्रम, क्योंकि हमारे जो निवेशक हैं या जो उत्पादक हैं वो उनकी पहली शिकायत होती है कि भारत में श्रम कानून बहुत रिजिड है, कठोर है और यह उत्पादन गतिविधियों को हतोत्साहित करता है। तो हमें श्रम कानून इस प्रकार का बनाना चाहिए कि इससे श्रमिकों का शोषण भी न हो पाए और एक उत्पादक के लिए, निवेशक के लिए एक सकारात्मक आर्थिक माहौल का निर्माण हो सके। तो सबसे पहले श्रम कानून में सुधार करना होगा, इसको अनुकूल बनाना होगा। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक जो काम है वो इसमें करना होगा कि जो भूमि अधिग्रहण है, जिसको कहते हैं लैंड इक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण, इसको बहुत उदार बनाना होगा। क्योंकि जब तक भूमि उचित मूल्य पे नहीं मिलेगा तब तक उत्पादक या निवेशक ना तो उत्पादन करने को तैयार होगा और ना निवेशक निवेश करने को तैयार होगा, क्योंकि फैक्ट्री लगने के लिए भूमि चाहिए और भारत में भूमि कानून जो है वो थोड़ा सा कठोर है। तो सबसे पहले हमें भूमि अधिग्रहण कानून को एक तरह से उदार बनाना होगा, क्योंकि बिना भूमि अधिग्रहण कानून के उदार बनाए हुए हम बेहतर तरीके से उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो भूमि अधिग्रहण कानून को उदार बनाना होगा। साथ में इसके जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है वो ये है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं कि उद्योगों को बहुत ज़्यादा हैरेस करते हैं, या जो उत्पादन गतिविधियां हैं उसको हैरेस करते हैं, निवेश को हैरेस करते हैं। सरकारी जो नियंत्रण है और जो सरकार की एक जो सरकारी उपक्रम या सरकारी विभाग की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि किसी भी काम को लटका दो या उसमें डिले कर दो, प्रक्रियागत बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो उसको सरल करना होगा। लाल फीताशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचार की जो अवगुण है सामान्य प्रशासन में, उससे मुक्ति दिलानी होगी। तभी जाकर ये निवेशक या उत्पादक एक आर्थिक वातावरण, सकारात्मक आर्थिक वातावरण को अनुभव करेगा। तो जाहिर सी बात है कि लाल फीताशाही, नौकरशाही और भ्रष्टाचार जैसे कामों से इनको निजात दिलाना होगा। जो दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में क्या होता है कि सरकार इतने प्रकार के नियंत्रण लगा देती है, नियंत्रण कानून जो लगा देती है, इस नियंत्रणकारी कानूनों से
छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक नियंत्रण कर देने से आर्थिक गतिविधियां हतोत्साहित होती हैं। यही काम औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है कि यदि आप नियंत्रणकारी कानून बना देंगे, बहुत अधिक नियंत्रण में रखेंगे, तो थोड़ी मुश्किल में होता है, क्योंकि जो उत्पादक या निवेशक होता है वो आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है। वो चाहता है कि जो प्रक्रियागत जो कार्यवाहियाँ हैं वो सरल हों, उदार हों, और यदि नियंत्रण लगेगा, नियंत्रणकारी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए सकारात्मक माहौल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अब है नवीन तकनीकी या जिसको कहते हैं इनोवेशन। नवीन तकनीक या जिसको कहते हैं इनोवेशन, इसको बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये तभी ग्रो कर सकता है और तभी बढ़ सकता है कि जब इनोवेशन उसमें हो। इनोवेशन मतलब है कि कोई नया उत्पाद लाना, कोई नए उत्पाद की विधि लाना, कोई नया विचार लाना, कोई नया चीज़ करना। इनोवेशन क्या करता है कि उत्पाद को विविधता प्रदान करता है और जो उपभोक्ता है उसके बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जो मोबाइल भारत में पहली बार शुरुआत किया गया, अनलॉक फ़ोन वाला छोटा सा जो था, सिर्फ बात कर सकते थे। फिर आया उस मोबाइल में फीचर दिया गया कि आप मैसेज भी भेज सकते हैं। फिर इसके बाद आया मल्टीमीडिया सेट आए, इसके बाद स्मार्टफोन सेट आए, अब और भी उन्नत किया जा रहा है। तो क्या हुआ, उसमें इनोवेशन करते रहा कंपनियों ने, मोबाइल सेक्टर ने इनोवेशन किया कि लगातार उपभोक्ता के मन में मांग बनी रहे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद नए फीचर आ जाते हैं, और ये फीचर कहाँ से आते हैं? इनोवेशन या नवीन तकनीक से आते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास पुराना स्मार्टफोन है हम उसको बदल के नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। क्यों? कि नए फीचर आ गए। और नए फीचर क्यों आए? नवीन तकनीक, इनोवेशन किया गया। तो इससे क्या होता है कि लगातार वस्तु की मांग बनी रहती है, और मांग बनी रहती है तो इससे उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इनोवेशन या नवीन तकनीक को बढ़ाना होगा। अब हमें जो हमारे पास श्रम बल है, जाहिर सी बात है कि श्रम बल तभी कार्य कर सकता है जब इसको प्रशिक्षित एवं शिक्षित कर दें, यानी कि इसको ट्रेंड कर दें, स्किल कर दें। यदि स्किल लेबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो उत्पाद का मूल्य है वो बढ़ेगा नहीं। तो जो हमारे पास लेबर है, जो श्रम बल हमारे पास है, भारत के पास श्रम बल बहुत अधिक मात्रा में है, ये श्रम बल एक तरह से स्किल्ड हो, दक्ष हो, कुशल हो, प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो। इससे क्या होगा कि जो वस्तुएं होंगी, वस्तुएं उत्पादित होंगी, उनकी गुणवत्ता भी होगी, कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो वस्तु का मूल्य है वो भी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी होगा, क्योंकि एक स्किल्ड व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो जो हमारे पास श्रम बल है इसको शिक्षित, प्रशिक्षित किया जाए, स्किल्ड किया जाए। तो जो इसके लिए योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जाहिर सी बात है कि इस योजना का संचालन जो किया गया था वो बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था कि हमारे देश का जो श्रम बल अशिक्षित है या अप्रशिक्षित है उसको प्रशिक्षित कर दिया जाए। इसको और मजबूत करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अपने आप में बहुत अच्छे लक्ष्य को लेकर चली, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। इसे और सशक्त करना होगा। तो हमें स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी एक समस्या है, उसको सॉल्व करना होगा। दूसरी बात है कि हमें घरेलू मांग जो है अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास क्यों कर रही, क्योंकि हमारे पास घरेलू मांग बहुत अधिक थी, डोमेस्टिक डिमांड ये बहुत अधिक थी। क्योंकि हमारे पास मध्य आय वर्ग एक बहुत बड़ा है, मध्यम वर्ग आय बहुत बड़ा है, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा है, जो डोमेस्टिक डिमांड को हाई किया रहता है, ऊंचा किया रहता है, और निवेशक या उत्पादक के लिए एक सकारात्मक माहौल मिलता है। तो हमें ऐसा बनाए रखना है आर्थिक माहौल कि हमारे देश की जो घरेलू मांग है ये बढ़ी रहे या बढ़ती रहे,
और इसके लिए क्या करना है कि जो हमारे यहाँ आय के सृजन के स्रोत हैं उनको बढ़ाते रहना है, यानी कि जो रोजगार अवसर के सृजन रोजगार सृजन के जो अवसर हैं इनको बढ़ाते रहना है। ठीक है। एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ जो विदेशी निवेशक है या जो भी घरेलू निवेशक है वो निवेश करने से पहले हमारी रेटिंग देखता है। तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं जैसे मूडीज़ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, क्रिसिल है, इनकी रेटिंग में अपने स्थान को हमेशा बढ़ाए रखने के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करने चाहिए, क्योंकि रेटिंग एजेंसियां के द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर ही या तो हमें ऋण मिलता है या विदेशी निवेशक निवेश करने को तैयार होता है। तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं इनकी रेटिंग में अपने आप को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इसके लिए लॉबिंग भी बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है कि ताकि वैश्विक आर्थिक बाजार में या वैश्विक आर्थिक एक तरह से वातावरण में अपने फेवर में लॉबिंग किया जाए ताकि इसमें अपनी रेटिंग बढ़े, और रेटिंग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इससे देश को ऋण मिलने में भी सहूलियत होगी या देश में निवेश आने में भी सहूलियत होगी। तो इसको बढ़ाना होगा। साथ में जो ग्लोबल एक क्राइटेरिया किया गया है कि ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो एक तरह से कहा जाता है कि किसी देश में नए बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना फेवरेबल कंडीशन है, कितना अच्छा माहौल है, तो इसको भी अच्छा करना है। क्योंकि जो निवेशक है या जो उत्पादक है या जो ऋण प्रदान करने वाला है वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखता है। तो ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है या इसमें अपने स्थान को हमेशा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया के रूप में उभरा है। क्योंकि कोई भी निवेशक या ऋण देने वाला ये देखता है कि इस देश में या इस अर्थव्यवस्था में ये इसका स्तर क्या है। अगर अच्छा है तो वो निवेश करेगा और अच्छा नहीं है तो वो निवेश से हिचकेगा। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है, जो कहा जाता है कि भारत जैसे देश में क्या चीज़ है, कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कि जो कानून व्यवस्था की समस्या है वो बहुत मुश्किल एक तरह से खड़ी कर देती है हमारी आर्थिक विकास के सामने। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, नौकरशाही है, लाल फीताशाही है। तो कहा जाता है कि चीन में क्यों इतना निवेश बढ़ा या चीन विनिर्माण के एक हब के रूप में क्यों कन्वर्ट हो गया, जबकि भारत नहीं हो पाया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन इसके बावजूद नहीं हो पाया। तो इसका मुख्य कारण माना जाता है कि भारत में लाल फीताशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचार और एक तरह से कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित करती हैं और आर्थिक गतिविधियों को एक तरह से ये बैक पुश करती हैं या पीछे की तरफ धक्का देती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बहुत बड़ी जो आवश्यकता है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था के सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम एक समान विकास नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होंगे जिनमें हम सापेक्षतः दक्ष होंगे, इफिशिएंट होंगे। तो हमें अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है कि यदि हम सभी क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने का और एक समान बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक समस्या ये उत्पन्न हो जाएगी कि हम इसको बढ़ा नहीं पाएंगे या हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्र में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के चुनिंदा क्षेत्र हैं, उनमें बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हों जिनमें हम ज़्यादा दक्ष हों, उनको बढ़ाया जाए ताकि वो एक तरह से विकास के इंजन के रूप में कार्य कर सकें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले के जा सकें। तो ये हमने देखा जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर था, इसका योगदान है, ये चीज़ है। अब हम आते हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर, जो सेवा क्षेत्र है, इसमें क्या करना चाहिए हमें। सेवा क्षेत्र में क्या करना चाहिए?
सर्विस सेक्टर, जाहिर सी बात है कि सर्विस सेक्टर में इस आज के समय में सर्विस सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 55 से 56% के आसपास योगदान देती है जीडीपी में, और इसका जीडीपी में 55 से 56% योगदान है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें रोजगाररत है। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इस सर्विस सेक्टर को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल, जिसको कहते हैं परंपरागत या अनस्किल्ड, दूसरा है मॉडर्न, जिसको कहते हैं नवीन या स्किल्ड। ठीक है, इनस्किल्ड एंड स्किल्ड, यानी कि जो हमारी सेवाएं हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। वहां पर भी जो मॉडर्न सर्विसेज हैं इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन मॉडर्न सर्विसेज को इनमें विकास का स्तर बहुत अधिक है और इनमें बहुत अधिक मुद्रा या अवसर प्राप्त करने की संभावना है। ट्रेडिशनल जो है उनमें जैसे आ गया कि जो स्किल्ड नहीं है, अदक्ष लोग हैं, जैसे ऑटो रिक्शा हो गया या रिक्शा चलाना हो गया या फुटपाथ पे चीज़ें बेचना हो गया या फेरी वाले हो गए, इस तरह के जो लोग हैं सर्विस प्राप्त करते हैं, इनको कहा जाता है ट्रेडिशनल सर्विस। और दूसरे जो मॉडर्न हैं, इन मॉडर्न सर्विस में बहुत अधिक विकास की संभावनाएं होती हैं। एक जो 2018 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया जिसमें कहा गया चैंपियन सेक्टर सर्विसेज, और इसमें 12 सेवाओं को एक तरह से कहा गया कि ये चैंपियन सर्विसेज हैं, और इन्हीं 12 सेवाओं के ऊपर अपने विकास को एक तरह से कहा गया कि सर्विस सेक्टर इन्हीं के ऊपर निर्भर होकर इनका विकास करे तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि हो सकती है। तो अब हमें क्या करना होगा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को या लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो चैंपियन सर्विसेज हैं हमारे यहाँ 12, इनके विकास पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हम वन बाय वन करते हुए इन चैंपियन सर्विस को देखते हैं कि ये क्या हैं, चैंपियन सर्विस में किसको किसको शामिल किया गया है। तो पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहला है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है चैंपियन सर्विस में वो ये है ऑडियो वीडियो सर्विस। तीसरा है चैंपियन सर्विस में वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस। टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। अगला है कम्युनिकेशन सर्विसेज, संचार सेवाएं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। पांचवा है जो पांचवी सर्विस है, इसके अंतर्गत शामिल करते हैं लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज के बाद आता है इन्वायरमेंटल सर्विसेज। इन्वायरमेंटल सर्विसेज के बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब आता है फाइनेंशियल सर्विसेज।
फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस के बाद आता है एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन एवं लॉजिस्टिक सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। इसके बाद आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर इसके बाद आता है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्ड। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्ड। इन 12 सर्विसों को माना गया कि ये चैंपियन सर्विस हैं और यदि इनको बढ़ाया जाए तो सर्विस सेक्टर के दम पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। तो भारतीय सरकार ने इन 12 सर्विसों को चैंपियन सर्विस के रूप में डिनोट किया और यह माना कि यदि इसको बढ़ाया जाए, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इन 12 चैंपियन सर्विस को, जिनका निर्धारण 2018 में किया गया, इसको बढ़ाना होगा या इसको प्रोत्साहित करना होगा ताकि सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ बहुत अधिक योगदान दे सके। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का वर्तमान में जो योगदान है वो 55 से 56% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि आधे से अधिक सेक्शन तो सर्विस सेक्टर से, जीडीपी का आधे से अधिक सेक्शन तो सर्विस सेक्टर फुलफिल करता है। तो जाहिर सी बात है कि सर्विस सेक्टर को यदि बढ़ाया जाए और उसमें भी जो ट्रेडिशनल नहीं, जो मॉडर्न सर्विसेज हैं, इनको बढ़ाया जाए तो एक तरह से देखा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना करने में बहुत तेजी के साथ हम बढ़ सकते हैं या इस तेजी के साथ बढ़ने में सफल हो सकते हैं। तो इन 12 चैंपियन सर्विस को बढ़ाना होगा, इनके महत्व को बढ़ाना होगा। अब हम आते हैं कि आज के समय में इस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारा वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी जो है, जो वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी है, उसको बिना बढ़ाए हम पूरा नहीं कर सकते हैं। जो वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, ये लगभग 1.5 के आसपास है और इसमें तो और डिक्लाइन हुआ होगा कोविड-19 के दौरान, जो पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हुआ है, इसमें कमी आई होगी। बट हम मान लेते हैं कि वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 1.5% के आसपास है। आज के समय में माना गया है कि कोई देश आर्थिक विकास के पैरामीटर पर तभी आगे बढ़ सकता है जब वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जाए। और माना गया है कि विश्व के जितने भी देश हैं, जैसे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद, यानी कि 1950 के बाद माना गया कि वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी जितनी अधिक बढ़ेगी, देश आर्थिक विकास के पैरामीटर पर उतना ही विकसित होगा। और 21वीं शताब्दी को तो माना गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड ही ग्रोथ का इंजन है। इंटरनेशनल ट्रेड इज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जितना बढ़ेगा तभी हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमें देखना है वो निर्यात पर देखना है, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा तो इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्त होगी, जिसके बिहाफ पे हम या जिसकी कीमत पे हम या जिसके दम पे हम एक तरह से पूंजी निवेश बढ़ाएंगे, तकनीक बढ़ाएंगे और आर्थिक उत्पादन भी बढ़ाएंगे। निर्यात को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो काम करना होगा, ये हमें सबसे पहला निर्यात बढ़ाने के लिए काम करना होगा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके उत्पादन को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना बढ़ाए हुए हम उत्पादन गतिविधियां अपनी नहीं बढ़ा सकते हैं या अपना निर्यात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है कि यह वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग विविध वस्तुओं का उत्पादन करता है और इसमें थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया जाए, थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया जाए, शोध एवं अनुसंधान कर दिया जाए, तो इससे हमारे उत्पाद की विविधता में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और इससे वैश्विक व्यापार में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वस्तुओं की मांग बढ़ी रहेगी या बनी रहेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे पहले मजबूत करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई आधारभूत संरचनाओं का विकास तो करना है, जिसको हमने पहले देखा, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बहुत अधिक बढ़ाना होगा कि जब तक हम इनोवेशन एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत नहीं होगा। ठीक है, ये हमें करना होगा। दूसरा कि जो हम वैश्विक बाजार है, नए वैश्विक बाजार हैं, इनकी तलाश करने हैं। जो नए वैश्विक बाजार हैं, जैसे साउथ अमेरिकी कंट्रीज हो गई, अफ्रीकी कंट्रीज हो गई, या मिडिल ईस्ट यानी जिनको हम लोग कहते हैं पश्चिम एशिया या मध्य एशिया के देश हो गए, इन देशों में हमें नए नए बाजारों की खोज करना है इस क्षेत्र में, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पाद का यहाँ पर डिमांड बना रहे। तो आप ये मान के चलिए कि ये सारा प्रयास अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में यदि समग्र रूप से प्रयास किया जाए तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का जो हमारा एक लक्ष्य है कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके वर्तमान स्तर से दुगुना कर दिया जाए, तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो विश्व की 5वीं 6वीं अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होती रहती है, कभी 5वीं होती है, कभी 6वीं होती है, क्योंकि भारत से पहले यूएसए की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, जर्मनी की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। फ्रांस भारत में कंपटीशन 5वें 6वें नंबर का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब फ्रांस को भारत बहुत जल्दी पछाड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी पछाड़ देगा, फ्रांस आगे निकला हुआ इस समय। तो हमारे सामने जो लक्ष्य है वो है ब्रिटेन, जर्मनी और जापान को पीछे करने का, कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए हम, और ये तभी पॉसिबल है जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र बहुत तेजी के साथ विकास करें। और आज हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन किया गया है इसमें आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, और एक कहा जाए कि आर्थिक गतिविधियों के अगेंस्ट माहौल बनना था, वो धीरे धीरे फेवरेबल होने में टाइम लग रहा है, और ये टाइम जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना सही है, क्योंकि ये टाइम जितना बढ़ेगा उतना ही भारतीय अर्थव्यवस्था सफ़र करती जाएगी और ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है या लक्ष्य है ये हमसे दूर होता जाएगा। तो ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और इसको प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय हम भारतीयों को ही दिखाना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हों, चाहे वो सहकारी क्षेत्र हों, चाहे वो निजी क्षेत्र हों, सबको एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था में जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारा जो वित्तीय ढांचा है यदि ये मजबूत नहीं रहेगा तो इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और हमारी बैंकिंग सुविधा जो है, बैंकिंग सेक्टर है, इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, जो इस समय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल बैंकिंग प्रॉपर्टी का लगभग 11 से 12% हिस्सा है। यानी कि ये 11 से 12% ऐसी बैंकों की संपत्ति है जो या तो डूब चुकी है या डूबने के कगार पे है।
तो जब तक फाइनेंशियल सिस्टम को या वित्तीय ढांचे को हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, घरेलू मांग नहीं बढ़ेगी, और इस तरह से अर्थव्यवस्था में ये लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, इस पे डिस्कस कर लिया। अब अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल सिस्टम को या बैंकिंग सिस्टम को संचालित करने में आरबीआई की भूमिका क्या है। ठीक है, तो ये बहुत एक कहा जाए कि इंडिपेंडेंट टॉपिक था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था। अभी इससे क्वेश्चन आएंगे प्री में भी और मेंस में भी, तो आपको इस पे सोचना है, जहाँ से मटेरियल मिले कि इसको कैसे करना है उसको पढ़ते रहिए। ये एक बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। ठीक है, तो मैं क्लास यहीं आप करता हूँ, आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।